यहाँ पर क्या है, सबसे पहले संघवाद क्या है, तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आनुषांगिक मतलब संघीय संघवाद है क्या, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करनी होगी 10th क्लास कि संघवाद है क्या। संघीय शासन व्यवस्था में सबसे, मैंने आपको बताया कि दो सरकारें मिलकर काम करती हैं। एक सरकार आपकी होती है राज्य सरकार और एक होती है आपकी केंद्र सरकार। अभी जैसे हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं आपसे, दिल्ली के एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ तो ये फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है, मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। स्टेट में आपकी सीएम जो भी बनी है रेखा गुप्ता, वो है। और उसके बाद थैंक यू, उसके बाद जो दूसरा केंद्र में है, मैं अभी थोड़ी देर में दूंगी, ठीक है slip। अब जो उसके बाद अगर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र सरकार आपका जो हो गया, जिसमें आपके जो पीएम होते हैं, पीएम जो होते हैं और जो आपके होम मिनिस्टर साहब होते हैं वो मिलकर काम करते हैं। अब केंद्र सरकार के अंडर में ही राज्य सरकार आती है, ठीक है, केंद्र सरकार के अंडर में ही राज्य सरकार आती है और इन्होंने क्या कर रखा है, इनको इकाइयों में बांट रखा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कितनी इकाइयों में बांट रखा है, इन्होंने हमें 3 इकाइयों में बांट रखा है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आपकी बुक के आगे भी होगा या सबसे लास्ट में भी आपको इनकी डिटेल के बारे में मिल सकता है कि केंद्र सूची में केंद्र क्या क्या कार्य करता है, राज्य सूची में राज्य क्या क्या कार्य करता है, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर जो काम रह जाते हैं वो समवर्ती सूची में डाल दिए जाते हैं। अब ये चीज आई होप आपको समझ आई होंगी, संघवाद क्या होता है, जहां पर दो सरकारें मिलकर काम करती हैं। तीसरी चीज केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और ये कहाँ पर होता है, बेसिकली ये यूनियन टेरिटरीज में होता है। जो भी आपके पास जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 हैं, उनके अंदर मिलकर ये सब काम होता है। पहले 7 थी, अब 8 है या 9 है। संघवाद की विशेषताएं क्या है, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पर 2 सरकारें मिलकर आपस में काम करती हैं। जो भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उसके अंदर केंद्र सरकार को, ध्यान से सुनना, जो भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उसके अंदर जो केंद्र सरकार होती है उसको परमिशन लेनी पड़ती है, सॉरी राज्य सरकार जो होती है उसको परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से कुछ भी काम करने के लिए। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने को, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, अब कानून कौन बनाता है, सबको पता है कि संसद कानून बनाती है। ठीक है, अच्छा अगर कोई कमेंट बॉक्स में इस क्लास को देखे तो एक बार जरूर बताएगा कि संसद का असली नाम क्या है। और उसके बाद कर वसूलने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, टैक्स डिपार्टमेंट, जो कर डिपार्टमेंट बोलते हैं। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग है, जो प्रशासन को चलाता है। ऑब्वियस सी बात है, जुडिशरी का डिपार्टमेंट अलग है। अब आप आपसे पूछे कि हमारा जो देश है वो कितने भागों में बटा हुआ है, कितना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, विधायिका मिलेगी, फिर आपको क्या मिलेगी, कार्यपालिका मिलेगी, फिर आपको क्या मिलेगी, न्यायपालिका मिलेगी। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, बिल्कुल। उसके अंदर मेजोरिटी वोटिंग जो होती है, जो मेजोरिटी वोटिंग होती है वो होनी बहुत जरूरी है कि 2/3% की मेजोरिटी, अगर कोई भी कानून बनता है उसके ऊपर 2/3% की मोहर लगना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अगर कोई भी बदलाव हमें यहाँ देखने को मिल रहा है तो उसके अंदर हम दोनों की, दोनों सरकारों के डिसीजन जो है वो हमें मानने होंगे, देखने होंगे कि वो, कि जो भी चीज हम लाना चाह रहे हैं, जिस भी चीज पर हम काम करना चाह रहे हैं, क्या वो चीज, क्या वो चीज हमारे लिए सही है या नहीं सही है, तो उसको मेजोरिटी मेंबर्स जो होते हैं वो देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम पर एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। अदालतें जो होती हैं, अदालतें मतलब न्याय, जो आपको न्याय देती हैं, जहां पर इंसान जाते हैं, तो संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। मतलब जो सरकार होती है वो लोगों के अधिकारों, मतलब कि राइट्स की बात करती है। मान लो सबसे पहले जो भी चीज होती है, मान लो अगर हमने कोई भी कानून बनाया, ठीक है, वो कानून हमारे लिए सही है भी या नहीं है, जो रूल हमारे लिए बनाया, क्या वो रूल हमारे राइट्स को तो किसी ना किसी तरह से खराब तो नहीं कर रहा, हमारे अधिकार को किसी ना किसी तरह से दबोच तो नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये अधिकार हमें वैसे भी बहुत मुश्किल से मिले। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर है कि वित्तीय स्वस्थता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। पहले तो क्या होता था कि हर, जैसे इनकम टैक्स अलग हो गया आपका, और जितने एक्साइज टैक्स होते थे, कई तरह के कर होते थे जिनके अलग अलग विभाग बने होते थे।
ठीक है। बट आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में आपको पता है जीएसटी डिपार्टमेंट है तो हर विभाग है, बट अभी भी आपकी जो टैक्स की डिटेल है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में ही आपको देखने को मिलती थी। जितने भी तरह के कर जो भी हमारे देश में हमारे द्वारा जनता के द्वारा लिए जाते हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करना, कि कितना कर लेना है इसको भी निश्चित करना जरूरी होता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट करते हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, संघ के प्रकार। संघों के प्रकार क्या होते हैं? दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ मिलाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का संघ का क्या काम होता है? संघ का काम होता है कि जब दो या दो से जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं, जिनको डेमोक्रेटिक सरकार बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्रीज बोलते हैं, वो मिल जाती हैं, साथ आकर क्या करती है, संघ बनाने का काम करती है, एक गठन बनाती है, संघ बनाती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वगैरह वगैरह, और भी कई तरह के हैं। ब्रिक्स का भी आप नाम दे सकते हैं। बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन कर दिया जाता है, और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, जैसे भारत, बेल्जियम, स्पेन, इनके उदाहरण है। ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था बना रखी है। प्रावधान किया था कि संघ सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, राज्य सरकारें भी होती हैं। बाद में इसके बाद पंचायत आती है, नगर पालिका आती है, तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है। ठीक है। बेसिकली क्या है कि पहले तो केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, राज्य सरकार को चलाने के लिए फिर नगर पालिका है, और उसके बाद फिर पंचायतें हैं, फिर जिला है, ऐसे करके पूरा एक चार्ट एक बार बताऊंगी कि हमारा जो सरकार है, जो हमारा जो देश है, वो कैसे पूरे भागों में बटा हुआ है, उसका भी एक चार्ट मैं एक बार जरूर यहाँ पर आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगी, ताकि कोई आपसे पूछे कि आप जिले में रह रहे हैं या आप सेंटर में रह रहे हैं या आप स्टेट में रह रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपका वार्ड नंबर क्या है, आप यूनिट टेरिटरी क्या लगती है आपकी, आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं, आपके सीएम, आपके स्टेट का सीएम का नाम क्या है, या सीएम के काम क्या होते हैं, या पीएम के क्या काम होते हैं। इस तरह की छोटी मोटी डिटेल्स अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो ही हमारे लिए रेलिवेंट होती है, अदरवाइज ये 11th क्लास में चीजें आती हैं। अभी जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पेसिफिक चीजें आएंगी उसके अंदर। अभी तो हमारे पास हर एक चैप्टर है, तो यहीं पर एक छोटा सा चैप्टर हमें दिया है कि भारत में संघीय व्यवस्था क्या होती है। तो संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब देखो, संविधान का एक रूप दे दिया, संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, जिसके ऊपर कोई भी नहीं है। सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। अब विधायी अधिकार है, विधायिका बन गई, विधायिका ने क्या किया, हमारे लिए रूल्स बनाए। अब वो रूल्स हम पे कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, कैसे कैसे एप्लीकेबल होंगे, उनके लिए उन्होंने हमारे लिए सूचियां बनाई, जिसके बारे में मैंने क्लास के सबसे पहले ही बताया था। सबसे पहली सूची जो है वो है संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय में शामिल है। संघ सूची के अंदर आपको आपके राष्ट्र के महत्व, हमारा राष्ट्र क्या है, हमारे लिए क्या प्रायोरिटी रखता है, क्या उसका महत्व है, हमारे देश में उसका क्या महत्व है, उसके बारे में पूरा बताया गया है। राज्य सूची में राज्य और स्थानीय महत्व के विषय के बारे में बताया गया है कि राज्य में राज्य आ गया और उसके जो भी स्थान है, छोटे छोटे निकाय है, वो किस तरह से देश की मदद करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय आते हैं। ये जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी रखते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे को कोई बच्चा गोद लेना है तो मैं कहाँ जाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है अडॉप्शन सेंटर जाऊंगी। अडॉप्शन सेंटर में क्या होगा, वो राज्य सरकार के द्वारा बना होगा, जिस स्टेट में मैं रहती होंगी उसी स्टेट के अडॉप्शन सेंटर तो जाऊंगी। अडॉप्शन सेंटर में मेरी फाइल लगेगी, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होगी, केंद्र सरकार से, फिर वहां पर मुझे वो बच्चा जो है, या मेरा विवाह अगर होना है तो उस चीज में हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में चले जाते हैं। मान लो जो भी चीजें अगर संविधान से रिलेटेड है तो वो सारी चीजें कौन देखता है, केंद्र सरकार देखती है। नेक्स्ट की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो भारतीय संघ की विशेषताएं क्या है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो भारतीय संघ की विशेषताएं क्या है, तो भारत के सभी राज्यों के पास समान शक्तियां नहीं होती। डिपेंड करता है कि कौन सा राज्य ज्यादा स्टेबल है, कौन सा राज्य ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये चीज भी बहुत देखने वाली होती है। संसद अपने स्वयं की शक्ति का साझाकरण में परिवर्तन नहीं कर सकती। मान लो संसद है, वो खुद की स्वयं की शक्ति में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट या किसी तरह का कोई कोई चीज साझा नहीं कर सकती। इन परिवर्तनों के लिए कम से कम 2/3 बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अगर संसद को कुछ भी करना है तो उसे 2/3 मेंबर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उस पर 2/3 मेंबर की परमिशन होनी चाहिए, उसे मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसे क्या करना पड़ेगा,
परमिशन लेनी पड़ेगी कितने लोगों की, 2/3 मेंबर्स की। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की क्या करती है, देखरेख करती है। उसके बाद अगर संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसके बारे में बात करें, सबसे पहले भाषीय राज्य की बात करते हैं। तो 1947 में नए राज्य बनाने के लिए भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल गई थी, भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर। भाषा नीति क्या है, देखो अब भाषा के आधार पर लोग अपने आप, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, 9 में आपने पढ़ा होगा, एक डच करके लैंग्वेज थी ना, डच लैंग्वेज थी, और एक एक लैंग्वेज स्पेनिश डच, ऐसे करके दो लैंग्वेजेस जिनके बीच में बात चल रही थी कि ये लैंग्वेज के लोग यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि ये लोग की लैंग्वेज के लोग ज्यादा है। तो लैंग्वेज के आधार पर भी अभी आ, बहुत ज्यादा लोगों को बांटा जा रहा था, और संस्कृति के आधार पर भी। मान लो जिस जिस मेजोरिटी, जो मेजोरिटी ज्यादा थी तो वहां पर जो कम माइनॉरिटी के लोग थे उन पे अत्याचार होता था। अभी मणिपुर का सीन भी आप देख सकते हो। अभी उसके बाद आपको ये थर्ड लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु का भी आपको बहुत ज्यादा पेपर में दिखाई दे रहा होगा अगर आप न्यूज वगैरह सुनते हो तो। भाषा नीति क्या होती है यहाँ पर, तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। दिया गया है तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, जिनके बारे में आप देख सकते हैं, नेट पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं जिनके बारे में बताया गया है कि ये हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा है, बेसिकली राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है। दिया गया है हिंदी को अनुसूचित भाषा के रूप में पहचाना गया है, अनुसूचित भाषा। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता 21 अन्य भाषाएं, तो हिंदी हो गई एक, और उसके बाद 21 अन्य राष्ट्र भाषाएं हैं हमारे पास। राज्यों की भी अपनी राजकीय भाषाएं होती हैं। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है, उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। अंग्रेजी तो आपको पता ही है, एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। केंद्र राज्य संबंध क्या है, तो संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के साझाकरण ने भारत में संघवाद को एक मजबूत बनाया है। मतलब संविधान द्वारा जो भी केंद्र है और राज्य है, दोनों के बीच की जो शक्तियां उनका साझाकरण किया गया, मतलब उनको बांटा गया है, और भारत में संघवाद की मजबूत किया गया है। भारत 1990 की अगर मैं बात करूं तो बाद से किसी अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। क्योंकि किसी भी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वतंत्रता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी, और इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में बल दिया। इससे फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया। मतलब ये कि जो राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल होगा। अब तो आपको पता है कि राज्य सरकार तो कभी भी भंग होती ही नहीं, है ना, परमानेंट डिपार्टमेंट है ये। फिर इसमें से सिर्फ हर 6 महीने के बाद जो होते हैं वो मेंबर्स क्या होते हैं, बदल दिए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर क्या है, भारत में विकेंद्रीकरण किस तरह से होता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, केंद्र से भी शक्ति ले ली, ये देखो ध्यान से पढ़ना इस पॉइंट को। मान लो यहाँ पर केंद्र से भी शक्ति ले ली, और उसके बाद राज्य सरकार से भी शक्ति ले ली, और कहाँ दे दी, स्थानीय सरकारों को दे दी, मतलब वहां के जो छोटे छोटे लोकल बॉडीज होती हैं उनको दे दी जाती है। इससे पता चलता है कि इसे विकेंद्रीकरण बोलते हैं। विकेंद्रीकरण क्या होता है, मान लो दो लोग हैं, ठीक है, एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है, इसी के बीच में एक तीसरा पर्सन है, लोकल बॉडी। ये लोकल बॉडी कहाँ पे काम कर रहा है, ये लोकल बॉडी केंद्र सरकार के लिए भी काम कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, राज्य सरकार के लिए भी काम कर रहा है। ये किसी एक क्षेत्र में छोटी सी लोकल बॉडी बना दी गई है। वो लोकल बॉडी क्या करेगी, उस पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करेगी, पर्टिकुलर विलेज के लिए काम करेगी, पर्टिकुलर एक विलेज, थोड़ा टाइम लगेगा, विलेज के लिए काम करेगी, उस पर्टिकुलर एक जगह के लिए काम करेगी, मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करेगी। जैसे कि कोई भी एक पंचायत मान लो, ठीक है, पंचायत की एग्जांपल लेते हैं, तो वो एक लोकल बॉडी की तरह काम कर रही है। जैसे बहुत बड़े बड़े, अब देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास ऑलरेडी बहुत वर्क है, तो एक छोटे उसके अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे विले हैं, बहुत सारे जिले हैं, है ना, उन जिले के अंदर भी और सारे गांव हैं। उन हर एक गांव का व्यक्ति अगर एक जगह पे जाके प्रेशर मारेगा तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी शक्ति का एक डिपार्टमेंट बना देते हैं छोटा सा, कि ये डिपार्टमेंट जो है इस पर्टिकुलर चीज के लिए बना हुआ है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं बिजली विभाग का। बिजली विभाग का एग्जाम्पल लिया, बिजली विभाग में क्या है कि एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति वहां पर जाके बिल जमा करा रहा है। अब सारे एग्जाम्पल दिया है मैंने इस तरह का, बट ऐसा है नहीं। लोकल बॉडी ऐसी होती है जो लोगों को हेल्प के लिए बनी होती है, लोगों की हेल्प कर रही होती है।
है ना। इस तरह से जैसे कि मान लो महिलाओं के साथ कोई दिक्कत होती है तो महिला किसके पास जाएगी, तो उसके लिए एक महिला संघ बना दिया लोकल बॉडी की, आप जाइए ये महिला आरक्षण केंद्र है, आपको कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, इस तरह से। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1992 से पहले स्थानीय सरकारें सीधे राज्य सरकारों के अधीन थी। जितनी भी स्थानीय सरकारें थी, मतलब छोटी छोटी लोकल बॉडीज थी, वो राज्य सरकारों के अधीन में आती थी। तो नियमित चुनाव नहीं हो पाते थे, चुनाव नहीं हो पाते थे। अब आपको पता है पंचायती चुनाव भी होते हैं। ये 1992 की बात हो रही है। उसके बाद स्थानीय सरकारों के पास अपने स्वयं के संसाधन या शक्तियां नहीं थी। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। तो आप इनको नियमित रूप से, संवैधानिक बाध्यता आपको कराना ही पड़ेगा, आपको लोकल बॉडीज के इलेक्शंस कराने ही पड़ेंगे। तभी आपने देखा कि पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, कभी मेयर के चुनाव हो रहे हैं, ये लोकल बॉडी छोटी छोटी जो होती है इनके चुनाव होते हैं। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जनजातियों के लिए भी सीटें हैं। पहले इन लोगों के लिए कोई सीटें नहीं होती थी, बट आज के टाइम में SC ST और OBC के लिए भी सीटें हैं हमारे इन इलेक्शन बॉडीज के अंदर। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी रखा गया है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का क्या करती है, गठन करती है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर समय हर राज्य में अलग अलग होती है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे यहाँ पर, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जितने भी निर्वाचित स्वशासी निकाय हैं जो शासन करने के लिए बनाए गए हैं, खुद से शासन करने के लिए बनाए गए हैं और जनता के लिए शासन करने के लिए बनाए गए हैं, जनता को सही सही चीज या सही न्याय देने के लिए या जनता के लिए काम करने के लिए बनाए गए हैं, तो उनके इलेक्शन होना कंपलसरी है। उसके बाद SC ST OBC पहले नहीं खड़े हो सकते थे, बट आज के टाइम में उनकी भी सीट्स यहाँ पर रिजर्व है। उसके बाद 1/3 महिलाएं भी, उनको भी आरक्षण दिया गया, मतलब अब महिलाएं भी आकर इस डिपार्टमेंट में काम कर सकती हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद गांव की अगर स्थानीय सरकारों की बात करें तो पंचायती राज नाम से एक लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। गांव, ग्राम पंचायत ये पूरे गांव के लिए निर्णय लेने वाला परिषद है। पंचायत समिति कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। जिला परिषद किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। देखो ध्यान से सुनो इसको, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि पंचायत एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, पंचायत बना दिया, एक निकाय है, सरकारी निकाय है पंचायत। ग्राम पंचायत ये पूरे गांव का निर्णय लेने वाला एक परिषद है। मान लो गांव में कोई लड़ाई हो गई, गांव में पानी नहीं आ रहा, गांव में सड़कें बनानी है, गांव में दवाइयां नहीं है, तो ये सब चीजें कौन देखेगा, पंचायत देखेगी। पंचायत समिति किस ग्राम पंचायत को मिला पंचायत समिति क्या करती है, गठन करती है। पंचायत समिति क्या होती है, कई ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति के अंदर भी कई छोटे छोटे, एक पंचायत तो होगी, उसके अंदर ग्राम पंचायत की जो हर एक पर्टिकुलर गांव के लिए होगी वो होती है, उसकी समिति का गठन होता है। जिला परिषद किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, जितनी भी पंचायत समितियां हैं जिले की, उनको मिलाकर जिला परिषद बनता है। जितने भी जिले हैं उन सबकी पंचायत समितियों को मिला के एक जिला परिषद का गठन करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो गांव की स्थानीय सरकारों की बात करूं तो पंचायती राज ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक है, ये डबल कॉपी हो गया, शहरों की स्थानीय सरकारें। अब शहर में भी छोटे छोटे निकाय होते हैं, तो शहरों में क्या होती है, नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। अब नगर पालिका किसमें होती है, नगर निगम किसमें होते हैं, तो जहां पर अभी तो इनका रेशो चेंज हो गया, शायद यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा की आबादी है तो वहां पर नगर पालिका है, और जहां पर 10 लाख से ज्यादा आबादी है वह नगर निगम है। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। देखो नगर पालिका के प्रमुख नगर पालिका चुने जाते हैं और नगर निगम में मेयर्स चुने जाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ रहते हैं और जैसे मेरा एरिया है गीता कॉलोनी शास्त्री नगर का, तो मैं नगर निगम में आती हूँ। तो नगर निगम में आती हूँ, यूनिट टेरिटरी में आती हूँ, यूनिट टेरिटरी में सारी क्या लगती है, नगर निगम लगती है। अब नगर निगम लगती है तो नगर निगम में कौन चुना जाता है, मेयर चुना जाता है, जो नगर निगम के सारे काम देखता है। ठीक है, नगर निगम में पानी का जो भी समस्या होती है, सड़कों की जो भी समस्याएं होती हैं, MCD वगैरह की अलग डिपार्टमेंट, वो भी इन्हीं के अंडर में आ जाते हैं। तो सफाई वगैरह सब चीजें देखना भी इनके हाथ में कहीं ना कहीं होता है। तो मेयर जो होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, इनका भी इलेक्शन होता है, इसमें भी ST OBC और महिलाएं जो होती हैं वो अपनी सीटों को आरक्षित कर चुनाव लड़ सकती हैं। ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं मेयर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट की बात यहाँ पर, चलिए ठीक है,
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, और आई होप कि मेरे को लगा शायद अभी आगे और भी पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मजा आ रहा था बहुत ज्यादा, और आई होप आपको भी आएगा। ध्यान से सुनना, 2 से 3 बार सुनना, 20-22 मिनट की क्लास है, ज्यादा नहीं। और हो सके तो इन नोट्स को लिखना, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखना, देखना, और अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना कि हाँ मैम ये टॉपिक समझ नहीं आया है, दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, और अगर कहोगे तो एक बार इनका क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन भी एक बार डन कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आंसर सेशंस भी कराने चाहिए, बट ठीक है, इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकलते हैं तो वो भी एक बार मैं देखूंगी, तैयार करती हूँ। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ यहाँ से आपके लिए मेहनत हो रही है और एक रेलिवेंट टॉपिक आपको दिया जा रहा है, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।